सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK एकेडमी। स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर शो के 11 जुलाई के सेशन में, 11 जुलाई की वीडियो में, जिसमें हम बात करते हैं करंट अफेयर की और करंट अफेयर से जुड़े बहुत सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा हम करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। और पहला प्रश्न, पहली बात जो है 22वीं विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस किस शहर में आयोजित होगी, और यह होने के स्थान पर इसे कहा सकता है कि आयोजित या इसका शुभारंभ किया जा चुका है, इसका उद्घाटन हो चुका है, प्रारंभ हो गई है। तो ये आयोजित की जा रही है इस्तांबुल में। इस्तांबुल की बात करें तो इस्तांबुल जो है तुर्की की राजधानी है। तुर्की एक यूरेशियन कंट्री है, मतलब कि एशिया में भी पड़ती है और यूरोप में भी पड़ती है। तो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल। वहीं बर्लिन की बात करें तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। रोम की बात करें तो रोम जो है इटली की राजधानी है। और नई दिल्ली के बारे में आपको पता ही है। तो ये 22वीं जो होगा विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस होगी और भारत से इसमें भाग लेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान जो हैं भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री। ध्यान दीजिएगा, ये राज्य मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किस शहर में पहले गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है इसको शुरू किया गया है और इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। और भारत के 100 जिलों के अंदर ये लागू किया जाना है। तो उसका जो पहला केंद्र है वो उद्घाटन कर दिया गया है इसका, और ये किया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद की हम बात करें तो हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। साथ में ये जो है आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है। अगले 10 सालों तक ये आंध्र प्रदेश की राजधानी रहेगी। उसके बाद आंध्र प्रदेश अपनी नई राजधानी बना लेगा जो कि अमरावती, जिस पे कि उसका काम चल रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न जो है विंग्स 2017 का पहला संस्करण सब उड़ें सब जुड़ें क्षेत्रीय संयोजकता का विस्तार किस स्थान पर किया गया था। तो सब उड़ें सब जुड़ें ये जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था विंग्स 2017 का, और इसमें जो है नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जिसका विंग्स मतलब इसके अंदर जो है कि ईजी तरीके से या सस्ते में सभी लोग जो है आम आदमी जो है वो भी इस उड़ सके, उड़ान भर सके, हवाई जहाज में बैठ सके, उसके लिए बेसिकली ये योजना प्रारंभ की गई है और ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य की फॉरेंसिक साइंस लैब यानी कि FSL ने वीफ डिटेक्शन किट विकसित किया है। देखिए वीफ डिटेक्शन किट क्या होता है? वीफ जो होता है गाय का जो मांस होता है उसे वीफ कहा जाता है। और हाल ही के समय में भारत में ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं जब किसी भी व्यक्ति के पास वीफ होने के शक के आधार पर ही भीड़ के द्वारा उसे मार दिया गया या भीड़ के द्वारा उसके साथ मिसबिहेव किया गया। तो ये इसी चीज़ को रोकने के लिए जो है महाराष्ट्र की जो फॉरेंसिक लैब है उसने एक किट विकसित किया है जो 30 मिनट के अंदर जांच करके ये बता देगा कि जो किसी के पास अगर कोई मांस है तो वो वीफ है या नहीं है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी महती आवश्यकता है। वर्तमान में कई बार देखा जाता जो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, लोगों के बीच में मिसगाइड लोगों को कोई कर देता है और उसके बाद अप्रिय घटनाएं जो होती हैं देश के आप सामने आ जाती हैं। तो ये इन चीज़ों को रोकने के लिए और अच्छे से इस चीज़ का पालन करने के लिए जो महाराष्ट्र के अंदर गोवंश वध पर जो रोक लगाई गई है उसके लिए ये विकसित किया गया है और 30 मिनट के अंदर ये जांच करके बता देता है कि वीफ है या नहीं है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 41वीं बैठक में किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा 41वीं बैठक आयोजित की गई विश्व धरोहर शहर जो घोषित किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से जिसे जाना जाता है वो अहमदाबाद को किया गया है। अहमदाबाद की अगर हम थोड़ी सी जानकारी लें तो 15वीं शताब्दी में ये जो
शहर है ये बसाया गया था, और ये जो बसाया गया था सुल्तान अहमद शाह द्वारा, और उन्हीं के नाम पर जो है अहमदाबाद नाम इसका पड़ा है। साबरमती नदी के किनारे इसको बसाया गया था, और यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे किले आपको देखने के मिलेंगे, मंदिर, बहुत सारे यहाँ पर मंदिर हैं। उसके अलावा 2 और शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया है। वो है एक कंबोडिया का संबोर पेरी, देखिए कंबोडिया का संबोर पेरी, और चाइना की बात करें तो चाइना का कलांगसो, ये जो है चाइना का है, और ये कंबोडिया का। इन 2 शहरों को भी विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया है। अब इसी के साथ अगर भारत के अंदर बात करें विश्व धरोहर स्थलों की, तो वर्तमान में सबसे पहले 32 विश्व धरोहर से शहर थे। उसके अलावा फिर पिछले वर्ष 3 नए विश्व धरोहर घोषित शहर या विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए। वो 3 कौन कौन से थे? चंडीगढ़ का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है उसे घोषित किया गया, दूसरा कंचनजंगा जो पार्क है उसे घोषित किया गया, और तीसरा जो है नालंदा विश्वविद्यालय। 3 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल पिछले वर्ष घोषित किया गया था, और इस वर्ष घोषित किया गया है अहमदाबाद को। तो इस तरह से कुल अगर इनकी संख्या देखी जाए तो अब इनकी जो संख्या कुल बढ़कर हो गई है वो हो गई है 36। इन 36 में से अगर हम बात करें, जो 2 प्रकार के विश्व धरोहर स्थल भारत में पाए जाते हैं। पहला कल्चरल, और दूसरे की हम बात करें तो नेचुरल में जैसे कंचनजंगा है वो नेचुरल, लेकिन कंचनजंगा के बारे में इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा पार्क जो है वो मिक्स्ड है, यानी कि वो कल्चरल में भी है और नेचुरल में भी उसे गिना जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगर हम बात करें, अब भारत के अंदर जो है कुल 28 कल्चरल साइट हैं, 28 कल्चरल विश्व धरोहर स्थल हैं। 7 की बात करें तो 7 जो है नेचुरल विश्व धरोहर स्थल हैं, और 1 जो है मिक्स्ड है, यानी कि वो कल्चरल भी है और नेचुरल भी है, जो कि कंचनजंगा पार्क है। इस तरह से भारत के अंदर जो है कुल 36 विश्व धरोहर स्थल हैं। अब बात करें विश्व धरोहर स्थल को जो संस्था घोषित करती है, जिसको यूनेस्को कहा जाता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हिंदी में बात करें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और ये जो है यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है, और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये इंपॉर्टेंट है। ये विश्व के अंदर जो इम्पॉर्टेंट कल्चरल और या फिर नेचुरल साइट्स होती हैं उनको कंजर्वेशन, उनके संरक्षण के लिए वर्क करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जो होते हैं, जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी लगते हैं, वो किस बीमारी के इलाज को कभी कभी असंभव बना देते हैं। मतलब ज़्यादा एंटीबायोटिक देने से कभी कभी ये हो सकता है कि जो कौन सी बीमारी है जो कि असंभव हो जाती है, जिसका फिर इलाज पॉसिबल नहीं होता, और वो है गोनोरिया। गोनोरिया की हम बात करें तो गोनोरिया जो है इसको STD कहा जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ जिसे कहा जाता है, ये गोनोरिया है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये एक नोसेरिया गोनोरिया जीवाणु जो होता है उसके द्वारा फैलती है। ध्यान दीजिएगा, नोसेरिया गोनोरिया जीवाणु के द्वारा ये फैलती है, और ये लाइलाज टाइप की बीमारी है। इसका कोई इलाज अभी हो सकता है, लेकिन अगर ये एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए तो फिर ये लाइलाज बन सकती है। चलिए अगले उसमें देखें अगर मलेरिया की, तो मलेरिया भी एक मच्छर, मादा मच्छर जिसे एनाफ्लीज मच्छर कहा जाता है, उसके काटने से होता है, और ये जो है प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। वहीं रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है, और जो बेरी रोग है विटामिन B की कमी से होने वाला रोग है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो भारत के दिग्गज स्क्वैश खिलाड़ी हरिंदर पाल संधू ने किस देश के खिलाड़ी राइस डाउलिंग, जानिएगा राइस डाउलिंग खिलाड़ी का नाम है, को हराकर साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत लिया। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए स्क्वैश कौन सा गेम है। इसमें एक बॉल होती है, उसे दीवार पर मारा जाता है, और वो ये जो है स्क्वैश गेम उसे कहते हैं। टेनिस की तरह होती है, लेकिन टेनिस में जो होता है एक सामने दूसरी तरफ एक और खिलाड़ी होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो जो इसमें जो है इनको राइस डाउलिंग को जो हराया है, और वो जो है ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, और ऑस्ट्रेलिया ये साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब ही था, और इसमें ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी को इनके द्वारा हराया गया है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो है, किस राज्य को
किस राज्य ने बदूरिया बसीरहाट में सांप्रदायिक संघर्ष की न्यायिक जांच की घोषणा की है। और बदूरिया बसीरहाट ये जो है यहाँ पर सांप्रदायिक संघर्ष चल रहा है और ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल के जगह का इनका नाम है। और पश्चिम बंगाल में आप देख रहे होंगे लगातार जो है गोरखालैंड की मांग को लेकर जो है सांप्रदायिक संघर्ष, और उसके अलावा एक तो सांप्रदायिक संघर्ष गोरखालैंड की मांग के लिए चल रहा है, तो वो राजनीतिक प्रकार का है, लेकिन हिंदू मुस्लिम विवाद भी वहाँ पर काफ़ी फैल रहा है। और ये बदूरिया बसीरहाट ये वही जगह है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम विवाद जो है फैल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 20वीं शिखर सम्मेलन में हुई घोषणाओं में निम्नलिखित में से कौन सी घोषणाएं शामिल है, यानी कि जो 20वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया हैम्बर्ग के अंदर, हैम्बर्ग जर्मनी में है, 2017 का ये था, जिसमें मोदी जी ने भाग लिया। और विश्व के इसके बारे में हम विस्तार से पिछले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, उसमें भी इसकी चर्चा आई थी। तो कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं वो सारी चीज़ें हम उसमें बता चुके हैं, इसलिए आपको डबल से नहीं बताएंगे। तो इसके अंदर जो है सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिबद्धता जताई है, तो ये इसमें शामिल है। दूसरा, 2019 तक IMF कोटा सुधार पूरा करने का नया कोटा फार्मूला तैयार करने का आह्वान किया गया है, तो ये भी इसमें शामिल है। और औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यधिक क्षमता से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की मांग की गई है, यानी कि तीनों के तीनों इसमें शामिल है और इसलिए जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो उस ब्रिटिश पुरुष का नाम क्या है जिसने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है। ध्यान दीजिएगा, अभी एक ब्रिटिश पुरुष ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है जिनका नाम है हेडन क्रॉस। हेडन क्रॉस की बात करें तो हेडन क्रॉस अभी पुरुष हैं। ध्यान दीजिएगा, जन्म से ये पुरुष नहीं थे, जन्म से ये एक महिला थे, एक लड़की थे। वर्तमान में इनकी आयु की बात करें तो 21 वर्ष है और बाद में ये जो है हार्मोन्स की इनमें हार्मोन्स लेते गए और हार्मोन्स के लेने से ये एक स्त्री से, एक महिला से एक पुरुष में ये बदल गए। और उसके बाद इन्होंने जो है इनका गर्भाशय और जो अंडाशय है वो उसको नहीं निकलवाया, ताकि ये गर्भवती उस समय थे। और उसके बाद क्या हुआ, वर्तमान में ये एक पूरी तरह से पुरुष हैं, इनको पुरुष की मान्यता मिल चुकी है। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, 21 वर्ष इनकी आयु हुई और इन्होंने हाल ही में एक बच्ची को जन्म दिया है जिसका नाम है ट्रिनिटी लीफ। ध्यान दीजिएगा, ट्रिनिटी लीफ उसका नाम है। और ध्यान दीजिएगा, इन्होंने शादी नहीं की है, इन्होंने एक डोनर की मदद से जो है स्पर्म डोनर की मदद से इस बच्ची को पैदा किया है, तो सिंगल मदर है ये। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वह देश जिसने ONGC विदेश लिमिटेड को दक्षिणी चीन सागर में नए तेल भंडार खोज हेतु समझौता हस्ताक्षर किया है, या समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वो कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, वो जो जिस शहर का नाम है वो है वियतनाम। अगर हम वियतनाम की बात करें, वियतनाम देश की, तो वियतनाम जो है आप यहाँ से जैसे कि इस ज्योग्राफिकल मैप में देख सकते हैं, इस तरफ ये चीन है, उसके बाद ये जो देश है ये वियतनाम है, इधर फिलीपींस है और इधर मलेशिया। बीच में जो है ये पूरी जो वाटर बॉडी है इसे कहा जाता है दक्षिणी चीन सागर। चाइना का मानना है चूंकि इसके नाम के आगे चाइना लिखा हुआ है, ये दक्षिणी चीन सागर लिखा हुआ है, इस चीन सागर लिखे होने के कारण ये चीन का हिस्सा है, चीन के हिस्से में ये आता है, जो कि पूरी तरह से सही नहीं। अगर इसी पॉलिसी को देखा जाए तो जो फिर इंडियन ओशियन जो है यानी कि हिंद महासागर पूरी तरह से इंडिया का होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा तो इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है वाटर बॉडीज़ के, उसको जो है चाइना उसका मिसयूज़ करता है और उसको मानता नहीं है। हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके द्वारा ये कहा गया था कि चाइना अब जो दावा कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है, दक्षिण चीन सागर चाइना अकेले का नहीं हो सकता। उसके अलावा वियतनाम भी कुछ हिस्से पर उसका दावा करता है, फिलीपींस दावा करता है, मलेशिया दावा करता है। तो दक्षिणी जो वियतनाम है उसने जो कंपनी है ONGC विदेश लिमिटेड भारत की कंपनी है, उसको वहाँ पर 2 साल के लिए और तेल भंडार खोजने के लिए वहाँ पर समझौता किया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो नीली लाइन है इसके इधर का जो क्षेत्र है वो इनके कब्जे में या फिर जिसके कहा जाए इनके अंतर्गत आता है। इस नीली लाइन के इधर का फिलीपींस के उसमें आएगा, ये मलेशिया के उसमें आता है और ये वियतनाम के, जबकि जो चाइना है वो पूरे के पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। तो ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट था। अगले उसकी बात करें, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ मिलकर मिजोरम में खावत लांग तुईपुई नदी पर पुल बनाने का निर्णय लिया है? तो पहली बात तो इसको आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि ये मिजोरम, ये नदी कहाँ है, तो ये नदी जो है मिजोरम में है। और किस देश के साथ पुल बनाने का निर्णय लिया है, तो ये जो निर्णय लिया है बांग्लादेश के साथ ये पुल बनाने का निर्णय लिया गया है। बांग्लादेश भारत के साथ वर्तमान में काफ़ी अच्छा तालमेल है बांग्लादेश और भारत का, और ये जो पुल बनाया जाएगा इससे जो व्यापार है उसको बढ़ावा मिलेगा और संचार सुधार इससे भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाएगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, प्रश्न
ये है कि मिजोरम की राजधानी आप मुझे बताएं कि मिजोरम की राजधानी क्या है, और आप ये कमेंट करके बता सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट निवेदन ये करूँगा मैं आप लोगों से, कृपया अगर मैं पूछ रहा हूँ तो प्लीज़ उसे आप, यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप उसको देखें और बताएं। यदि आपको पता है तो ऐसे बता दें, और नहीं पता तो मालूम करें और उसके बाद उसे सर्च करें, उसके बाद बताएं, ताकि आपको ये चीज़ें रहेंगी हमेशा के लिए याद ये हो जाएगी, और चीज़ें इसी तरह से याद होती हैं और आपसे जो हमारा कनेक्शन है वो और बढ़ेगा। तो कृपया इसे इग्नोर ना करें और इसका आंसर जरूर दें। अगले प्रश्न की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी उन्मूलन मंत्रालय, गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के विलय के बाद इसे क्या नाम दिया गया है? तो अब इसका जो नाम दिया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसका नाम दिया गया है। अगले उसकी बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो फॉरेंसिक साइंस लैब ने वीफ डिटेक्शन किट जो विकसित किया है वो किस राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र में ये किया गया है। तो ये जो हमारा वीडियो होता है यही समाप्त होता है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो आप जरूर लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं। साथ में आपके अगर कोई शिकायत या सुझाव हो तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उससे हम जरूर पढ़ेंगे और संभव हुआ तो इस वीडियो में शामिल वीडियो उस अनुसार सुधार करने का प्रयास करेंगे। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK एकेडमी जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।